गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम इन स्कूली ज्ञान चैनल। आज हम आपको टेंस के बारे में बेसिक नॉलेज देने जा रहे हैं। तो कृपया आप स्कूली ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको टेंस की पूरी वीडियो 3 स्टेप में डालने का प्रयास करूंगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं टेंस के बारे में। सबसे पहले टेंस है क्या, वो जानना जरूरी है। तो हमने एक डिफिनेशन लिखा है, टेंस चेंजेस द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस जो है चेंज होता है उसका फॉर्म वर्ब के एक्सप्रेशन के द्वारा, और जिसमें टाइम और एक्शन की मौजूदगी होती है। तो काइंड्स ऑफ टेंस पर हम चर्चा करें तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, जिन्हें हम हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं। दूसरा नंबर है पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। और तीसरा नंबर है फ्यूचर टेंस। तो पहला नंबर क्या है? प्रेजेंट टेंस, और दूसरा नंबर पास्ट टेंस, और तीसरा नंबर फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब कि जो वर्क जो है करंट में हो रहा है। पास्ट का मतलब हो गया जो कार्य आज से पहले खत्म हो चुकी है। और फ्यूचर का मतलब हो गया जो आने वाला है, जो भविष्य में। आज सपोज दैट कि आज 7 तारीख है, 8 तारीख आने वाला है, तो ये भविष्य की बात हो गई। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल को पहचानेंगे कैसे? तो बहुत ही आसान तरीका है कि आप इसे पहचान सकते हैं कि वाक्य के अंत में हैं, हूं, हो लगा होगा, तो हम उसे प्रेजेंट टेंस मान लेंगे। और पास्ट टेंस की पहचान क्या है? कि था, थे, थी, ये भी वाक्य के अंत में आपको ऐसे नजर आएगा। और तीसरा नंबर है फ्यूचर टेंस। इसके भी वाक्य में गा, गे, गी लगा रहेगा। जैसे मैं पढ़ता हूं तो हूं आ गया, या है, हूं, हो बोध हो रहा है, तो वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। और ज्यों ही था, थे, थी में आएगा, राजा बाजार जा रहा था, तो वो पास्ट टेंस का वाक्य हो जा रहा है। अब वाक्य रहेगा मैं गाना गाऊंगा, तो वो वाक्य फ्यूचर टेंस में आएगा। अब इसके बाद आता है प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के बारे में जानकारी करना। तो चलते हैं, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। इनके 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा नंबर आता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा नंबर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का आखिरी चौथा नंबर का जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
तो दोस्तों आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस अंग्रेजी में पता है, आज आपको हम हिंदी में भी बताएंगे कि इसको कहते क्या हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पुनः मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को या सिंपल प्रेजेंट टेंस को सामान्य वर्तमान काल हिंदी में बोलते हैं। दूसरा नंबर का आता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। तीसरा है जिसे पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। और चौथा नंबर है पूर्ण वर्तमान काल। तो दोस्तों आप एक बार फिर से मेरे साथ दोहराएं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को क्या हिंदी में बोलेंगे? सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को क्या बोलेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बोलेंगे पूर्ण वर्तमान काल। अब दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान, उसका अनुवाद बनाने का स्ट्रक्चर। तो चलते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? आप हमारे स्कूली ज्ञान चैनल पर पढ़ रहे हैं। टेंस बहुत ही सिंपल तरीका से बताने का प्रयास कर रहा हूं। पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्या होगी? तो वाक्य के अंत में ता, ते, ती के बाद हैं, हूं, हो लगा रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जानेंगे या जानते हैं। तो सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का क्या स्ट्रक्चर होगा? तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें पहचानना आना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो हमने बताया कि वाक्य के अंत में ताते ती के बाद है, हूं, हो होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल हम पहले एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। वह जाती है, मैं किताब पढ़ता हूं, वह गाना गाती है। आप तीनों वाक्य में देख रहे हैं कि ती है, ता हूं, ती है। इसका मतलब हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसका यदि अनुवाद बनाया जाए तो बहुत ही सिंपल है। सी गोज, मैं किताब पढ़ता हूं। आई
रीड बुक। और वह गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में वह जाती है, सी गोज मैंने किया, मैं किताब पढ़ता हूँ, यहाँ पर मैंने आई रीड किया। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जब नाउन में एस या ईएस लगता है तो वह नाउन प्लूरल हो जाता है, जबकि जब वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। मैंने क्या बताया, फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए कि यदि आप नाउन में एस या ईएस लगाते हैं, नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो हो जाता है प्लूरल, जबकि वर्ब में आप एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो हो जाता है सिंगुलर। तो याद रखना है कि वर्ब का पहला रूप जो है वो क्या है, प्लूरल है, और वर्ब का पांचवा रूप जो है वो है सिंगुलर। तो अब आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जैसे पहले देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में आता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी एक वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऐसे सब्जेक्ट और वर्ब भी हो जाए तो एक वाक्य पूर्ण हो जा सकता है। चलिए तो एक एग्जांपल लेते हैं। राधा गोज टू मार्केट, आई प्ले क्रिकेट। आप यहां देख रहे हैं कि राधा जो है सब्जेक्ट है और गोज ये वर्ब है और ये इधर ऑब्जेक्ट है। यहाँ आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है और ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना है कि वर्ब की पहचान कैसे करेंगे, तो आप कम से कम उस वर्ब का हिंदी जानने का प्रयास कीजिए। और वाक्य वो शब्द के अंत में ना शब्द आता है, जैसे गो मतलब होता है जाना, तो आप देखिए यहाँ पर ना शब्द आ गया। प्ले मतलब होता है खेलना, तो खेलना में भी आप देखिए ना शब्द। लगभग जितने भी जैसे वर्ब हैं उसका जब आप हिंदी उसको करते हैं तो उस शब्द के लास्ट में ना शब्द आता है, तो आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि ये वर्ब है। चलिए अब इसके बाद आप देखते हैं कि V1 कहाँ हम लगाएंगे और V5 कहाँ लगाएंगे, इस पर हम थोड़ा जैसे ध्यान देते हैं। ध्यान देना है I B, ये आप समझ लीजिए कि एक प्रकार का नोट है आपका। I B U दे एंड प्लूरल नाउन सब्जेक्ट के रूप में रहे तो V1 का प्रयोग करेंगे। V1 का प्रयोग करते हैं। I B U दे एंड प्लूरल नाउन्स सब्जेक्ट के रूप में रहे तो V1 का प्रयोग करते हैं। जैसे I प्ले, बी इट, यू कम, दे रीड। अब आप देख रहे हैं यहां हम सब्जेक्ट और वर्ब को ही लिख रहे हैं, अब ऑब्जेक्ट कुछ भी लगा सकते हैं। प्लूरल नाउन्स के यहां पर जैसे आप देख लीजिए, प्लूरल में राम एंड मोहन, तो राम यदि अकेला हो, मोहन के साथ न हो, तो आप वहां पर उसे सिंगुलर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर राम एंड मोहन दोनों एक साथ हैं तो जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, क्योंकि राम एंड मोहन यहाँ प्लूरल जैसे हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्ले, डांस, कुछ भी लिख सकते हैं वर्ब में। अब इसके बाद हम देखते हैं
ये हो गया आपका V1 का प्रयोग। अब V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे वो देख लेते हैं। नोट नंबर 2 है, थोड़ा थोड़ा इंक भी बजाना पड़ता है। चलिए देखते हैं। ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट रूप में रहे तो V5 का प्रयोग करते हैं। जैसे ही प्लेज, सी ईट्स, राम रीड्स, रामू प्लेज चेस। तो आप यहां पर ध्यान से देखिए कि पहला नोट में हमने बताया कि जब आई, बी, यू, दे और प्लूरल नेम रहे तो आप जैसे वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करेंगे, जबकि ही, सी, इट और सिंगुलर नाम होगा, राम, मोहन, सोहन, राधा, प्रियंका, कुछ भी हो, सिंगुलर होना चाहिए। तो हम जैसे वर्ब में एस या एस का प्रयोग कर उसे हम सिंगुलर बना देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सब वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये हमको ध्यान में रखना है, इसमें गलती नहीं करनी है। आप इस दोनों नोट को जैसे ध्यान रखेंगे तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और अनुवाद बनाने का तरीका आप जैसे जान गए हैं। अब हम आगे चलते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर पर। निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा वो देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस जो होगा उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये हम अभी पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या कह सकते हैं उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो वाक्य के अंत में तातेती रहता है। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए। सब्जेक्ट सबसे पहले, इसके बाद है डू डज, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब का पहला रूप और इसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एक वाक्य लेते हैं। मुकेश बाजार नहीं जाता है। पहले हम जैसे वाक्य को पहचानेंगे कि वाक्य के अंत में आप देख रहे हैं कि ता है, तो हमने पहले ही बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानेंगे कैसे। तो वाक्य के अंत में क्या होता है, ता, ते, ती, इसके बाद है हूं होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ता है। चलिए, तो ये हम पहचान गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। तो अब हम लेते हैं मुकेश। ये मुकेश, अब इसमें पहचानना होगा कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। तो मुकेश जो है वह सब्जेक्ट है। इसके बाद जाना, गो से जाना हम आपको पहले ही बताए हैं कि जो वर्ब होगा उसका जब हिंदी आप करते हैं तो लास्ट में ना शब्द आता है। तो जाना यहाँ आ रहा है, तो ये वर्ब हो गया आपका, और ये जैसे आपका ऑब्जेक्ट है, और ये निगेटिव सेंटेंस है, ये इसको शो कर रहा है। अब इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सब्जेक्ट मुकेश है तो मुकेश का हम अंग्रेजी लिखते हैं मुकेश। अब इसके बाद आता है कि हम डू और डज में से क्या लगाएं। चलिए, तो अभी हम आपको बताते हैं कि यहाँ तो डज लगेगा, इसके बाद नॉट, फिर वर्ब का पहला रूप गो, और ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार। तो मुकेश डज नॉट गो टू मार्केट। बहुत ही सिंपल है। आप जब सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, तो आप इस प्रकार के ट्रांसलेशन को आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ एक आया मुकेश बाजार नहीं जाता है, तो मुकेश के साथ डज लगा, डू का प्रयोग कहाँ करेंगे ये जानना जरूरी है। तो चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम आई लिखते हैं तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट।
आप यहाँ देखें कि आई के साथ मैंने डू का प्रयोग किया है, जबकि मुकेश के साथ डज का प्रयोग किया है। तो अब इसको हम जैसे नोट के माध्यम से जानेंगे कि डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। चलिए, डज का प्रयोग जो सब्जेक्ट होगा, डज का प्रयोग कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट के ही, सी, इट एंड सिंगुलर नेम। यदि आपको सेंटेंस के प्रथम जो कर्ता जिसको कहते हैं सब्जेक्ट के रूप में आपको मिल जाए ही, सी, इट या सिंगुलर नेम, एगो नाम हो, तो उसमें हम डज का प्रयोग करेंगे। वाक्य होना चाहिए निगेटिव, ध्यान ये भी रखना है। और डू का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो सब्जेक्ट के रूप में क्या होना चाहिए? आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल नेम। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि डज का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ, जबकि डू का प्रयोग करेंगे आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल नेम के साथ इसका हम प्रयोग करेंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे आप लिख सकते हैं। आई के साथ आप जैसे डू का प्रयोग करेंगे, बी के साथ डू का प्रयोग करेंगे, यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है तो दे के साथ भी डू का प्रयोग करेंगे, और रोनित एंड मोनी इसके साथ भी डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं डज का प्रयोग। तो आप ही के साथ डज का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सी के साथ डज का प्रयोग करेंगे, इट के साथ डज का प्रयोग करेंगे, और नाम के साथ तो एक नाम होना चाहिए मिथुन, तो डज होगा। और ये ध्यान रखना है कि डज का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस के साथ ही करेंगे। यहाँ पर टेंस में और भी अन्य है जहाँ डू डज इम्फेटिक जब हम बनाते हैं तो उसमें होता है। तो ही डज के बाद जैसे आपको नॉट तो आना ही आना है, ऐसा नहीं कि अफर्मेटिव में ही इसे डज का प्रयोग कर दे। अफर्मेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना है कि उसमें निगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए अफर्मेटिव में। और आप निगेटिव में तो निगेटिव में नॉट तो लगना ही है। तो ही डज नॉट, सी डज नॉट, इट डज नॉट, मिथुन डज नॉट। फिर इसके बाद आते हैं डू का प्रयोग में, तो आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, रोनित एंड मोनित डू नॉट। उसके बाद फिर वर्ब का प्रयोग करें और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें। तो आपका जैसे निगेटिव स्ट्रक्चर जैसे समाप्त होता है। अब हम आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ध्यान देने वाली बात क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब में एस या एस कब लगाते हैं वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और निगेटिव स्ट्रक्चर में ध्यान देना है कि डू डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये बहुत ही जानना जरूरी है। चलिए, अब आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन है ना, यस और नो सेंटेंस से भी जानते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि जब वाक्य पूछा जाता है इंट्रोगेटिव का तो आपसे आप उसके उत्तर में आप यस या नो ही जवाब दे सकते हैं, इसलिए इसे यस नो सेंटेंस भी कर सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हम प्रयोग जो करेंगे वो प्रयोग करेंगे डू ऑब्लिक डज। आपको पहले ही डू डज का प्रयोग बता दिया है कि कहाँ करना है। तो सबसे पहले डू डज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का पहला रूप, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसमें आता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या वह खाना खाती है। आप स्कूली ज्ञान चैनल के माध्यम से बेसिक टेंस के बारे में जानकारी ले रहे हैं। क्या वह खाना खाती है, तो आप देखिए इसका वाक्य को हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। आपके सामने स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। चलिए, तो आप देखिए सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है, वह, और खाती है यानी कि लड़की ही है। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे सी का। तो सी के साथ हमने आपको बताया है डज का प्रयोग। तो हम पहले लिखेंगे डज, सी, डज, और सब्जेक्ट सी हो गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि वर्ब का पहला रूप। तो खाना का अंग्रेजी हमको पता है ईट, और क्या खाती है, फूड। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये वाक्य आपका कंप्लीट है।
एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या बच्चे स्कूल जाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं लास्ट में। चलिए, तो इसका आप देखिए, आपसे कोई पूछे कि क्या बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आप क्या दीजिएगा आंसर, हाँ या नहीं। तो इसलिए इसको हम यस नो क्वेश्चन के भी नाम से जानते हैं। और अब हम बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले हमको देखना क्या है, क्या बच्चे स्कूल जाते हैं, उसमें बच्चे देखेंगे, यानी कि सब्जेक्ट को देखेंगे इसमें। तो सब्जेक्ट हमारा जैसे बच्चे हैं प्लूरल में, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, चिल्ड्रेन। नहीं, ये हमको तो देखना है पहले कि बच्चे का अंग्रेजी चिल्ड्रेन होता है, तो चिल्ड्रेन जो है प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी डू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे चिल्ड्रेन, डू चिल्ड्रेन। यहाँ आप देखिए डू डज में से डू आ गया, सब्जेक्ट चिल्ड्रेन आ गया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब। तो वर्ब इसमें स्कूल है कि जाना है, तो लास्ट में जाना में ना आ गया, यानी कि यही है जाना, तो हम गो लिख दिए। और कहाँ जा रहा है, स्कूल, डू चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। चलिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ये आपका जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जैसे समाप्त होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर। तो इसमें विशेष कुछ नहीं है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एक जुड़ जाएगा नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वह खाना नहीं खाती है, अब इसको थोड़ा सा जैसे मॉडिफाई कर देते हैं, क्या वह खाना नहीं खाती है। आप इसमें देखिए कि इंट्रोगेटिव तो है ही, साथ में निगेटिव भी है, तो अब इसको हम बनाएंगे कैसे। तो आप देखिए कि वह खाती है, तो वह का अंग्रेजी सी होता है, तो सी के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। तो डज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम डज लगाएंगे, इसके बाद सी लिखेंगे, डज सी। अब आप नियम के अनुसार देखिएगा, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग है, तो हम नॉट यहाँ लिखेंगे, इसके बाद ईट और फूड, आपका सेंटेंस कंप्लीट है। दूसरा नंबर है, क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। अब इसमें देखते हैं, तो डू चिल्ड्रेन, तो सब्जेक्ट के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ नॉट है, तो हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट गो टू स्कूल। और ये आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर और प्लस निगेटिव स्ट्रक्चर भी समाप्त होता है। और अगली कड़ी है WH क्वेश्चन का, जो आपका जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अंतिम पड़ाव है। चलिए दोस्तों, तो वहां भी हम पहुंचते हैं। आप देखिए WH सेंटेंस स्ट्रक्चर को अब हम पढ़ने चलते हैं। WH का मतलब हो जा रहा है वाट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या, वेन जिसको बोलते हैं हिंदी में कब, वेयर जिसको हिंदी में बोलते हैं कहाँ, और एक और है हु कौन, और एक है हाउ जिसको बोलेंगे कैसे। किसी भी वाक्य में जब WH सेंटेंस होगा, तो सबसे पहले जब ट्रांसलेशन करेंगे, उसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे, तो सबसे पहले हम इन्हीं वर्डों का पहले प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हम इन सब को लिख दिए हैं, प्लस ये हम आपको जैसे लिखा रहे हैं, स्ट्रक्चर लिखा रहे हैं। WH ये पहली बार जानकारी दे रहे हैं, इसलिए हमको इतना लिखना पड़ा है। WH लिखने के बाद आप लिखेंगे डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस आवश्यकता हो तो नॉट भी लगाएंगे, यदि निगेटिव सेंटेंस हो तो V1 का प्रयोग करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो स्ट्रक्चर आपका हो गया है कि वह बाजार क्यों जाती है। अब देखिए WH क्वेश्चन का खासियत क्या है कि जब आपसे हिंदी का वाक्य होगा, तो क्यों कब कहाँ सभी ऐसे सब्जेक्ट के बाद ही जैसे आपको मिलता है। तो इसमें इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, तो सबसे पहले हम क्यों का अंग्रेजी लिखेंगे, तो लिखेंगे व्हाई। इसके बाद क्या लिखेंगे, तो अब ढूंढेंगे व्हाई, तो इसमें से लिख दीजिए। अब डू डज लिखना है, तो
तो हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है डू डज। तो सब्जेक्ट कौन है, वह जाती है यानी लड़की है, तो सी का प्रयोग होगा। तो सी के साथ हमने बताया है आपको डज का प्रयोग, ही के साथ डज का प्रयोग, और इसके बाद इट के साथ भी डज का प्रयोग करेंगे और सिंगल नाम के साथ डज का प्रयोग। तो यहाँ लिखेंगे वाई डज सी, और इसके बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए तो सब्जेक्ट जब लिख देते हैं उसके बाद नॉट का प्रयोग है। तो यहाँ तो जैसे इस वाक्य में देखिए नहीं लगा हुआ है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद आता है जाना। तो जाना का अंग्रेजी गो लिखेंगे, वाई डज सी गो, कहाँ जा रही है जी, बाजार, गो टू मार्केट। चलिए ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल लिखते हैं, मैं पत्र नहीं, मैं पत्र क्यों नहीं, मैं पत्र कहाँ लिखती हूँ, मैं पत्र कहाँ लिखती हूँ। तो आप इसको देखिए, सबसे पहले हम कहाँ का अंग्रेजी लिखेंगे, वेयर। अब देखिए सब्जेक्ट को जैसे ढूंढेंगे मैं, तो मैं आई के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, तो हम लिखेंगे वेयर डू आई राइट अ लेटर। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर राइट और यहाँ पर गो, ये नहीं कि अफर्मेटिव सेंटेंस समझकर इसमें यस लगा देंगे और इसमें भी इसमें तो लगाना ही नहीं है, तो वो नहीं करना है। आप कोई भी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो वर्ब का पहला रूप है अफर्मेटिव छोड़कर, कि उसमें अफर्मेटिव में वर्ब का पांचवा रूप भी होता है। तो इस प्रकार से आपका WH के अंतिम पड़ाव को पार करते हुए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को पढ़ चुके हैं। आप इसे दोबारा जैसे इस वीडियो को देखकर और किसी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन का बुक ले ले और प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आ जाएगा, और ट्रांसलेशन जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाने भी आ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।